जय हिंद। सबसे पहले मैं आप सभी का सॉय फिजिकल फिटनेस अकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा प्रैक्टिस सेट का तीसरा दिन है, तो मैं चाहता हूं कि आप इसको गहराई से पढ़ें और समझें, जिससे कि आपके परीक्षा पास कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों, आज के बिहार पुलिस सेट का तीसरा सेट चल रहा है, जिसका पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। हड़प्पा के किस स्थल से जलाशय के साक्ष्य मिले हैं? हड़प्पा। अब हड़प्पा है कहाँ, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। गुजरात का गुजरात धौलावीरा ऑप्शन नंबर, सॉरी लाइट चमक रहा है, हड़प्पा, धौलावीरा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा के किस स्थल से? तो जो हड़प्पा जो जगह है, मोहनजोदड़ो प्लस हड़प्पा का आप जानते होंगे, सिंधु घाटी के साइड में बसा हुआ एक शहर है, बहुत पुराना है। तो वहीं पे एक हड़प्पा एक जगह है, उसी का नाम हड़प्पा है। तो दोस्त, वही बोल रहा है कि हड़प्पा जो जगह है वह उस स्थल के कहां से जलाशय के सच मिला, मतलब जहां पे जल का होना पाया गया है। तो सबसे पहली बात गुजरात, इसमें ऑप्शन नंबर 4 है, हड़प्पा, धौलावीरा, लोथल और मोहनजोदड़ो। तो इस एक्चुअल में इसका करेक्ट आंसर है धौलावीरा। अब धौलावीरा जो है कहां पर है? गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अच्छी संरक्षित शहरों में से एक है धौलावीरा, जहां पे हमें जलाशय का पुष्टि हुआ है। तो दोस्त, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस कौन थे? अब चीफ ऑफ डिफेंस क्या होता है? चीफ ऑफ डिफेंस इसलिए बनाया गया था क्योंकि जब थल सेना, नभ सेना, जल सेना जो जनरल होते थे, उनका एक, अगर आप कहीं पर लड़ाई लड़ रहे हो तो उसका कमांड कंट्रोल सही नहीं होता था। और थल सेना अध्यक्ष बोल दिया कि भैया मुझे जहाज चाहिए, वायु सेना अध्यक्ष को, वो बोले कि अभी तो हम रेडी नहीं है, या तो यानी कुछ मिला के देखा था, उनका सामंजस्य नहीं बैठ पाता था, यानी कि सही तरीके से तालमेल नहीं बैठता था। इस सब कमी के कारण जब 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ, तो इसमें कुछ ऐसे खामियां आई थी, उसकी वजह से लास्ट में अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो इंडिया की सरकार थी, उन्होंने एक सीट का बनाया जिसका नाम था सीडीएस, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, जो कि तीनों सेनाओं अध्यक्ष को कंट्रोल कर सके, उनके अनुसार काम कर सके, इसलिए सीडीएस बनाया गया था। तो ऑप्शन है जनरल एम नरवणे, जनरल बिपिन रावत, एडमिरल करमबीर सिंह, एयर मार्शल राकेश कुमार। इनका जो रैंक है, जो जनरल जो होते हैं थल सेना अध्यक्ष में होते हैं, पता होना चाहिए। एडमिरल जो होते हैं वो होते हैं नभ सेना अध्यक्ष, और एयर मार्शल जो होते हैं वायु सेना अध्यक्ष के तौर पर होता है, लेकिन नाम इनका अलग अलग है, वो खाली समझना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो इनका रैंक के बारे में आपको भी थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए, राइट। तो अभी हम ये देखते हैं कि सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, वो थे जनरल बिपिन रावत। ऑप्शन नंबर 2 दैट इज करेक्ट आंसर। ठीक, 1 जनवरी 2020 को पदभार ग्रहण किए थे, 1 जनवरी 2020 को, लेकिन इनका एक वायुयान दुर्घटना में अकस्मात मृत्यु हो गई, जो शायद आप लोगों को पता ही होगा। तो मैं ज्यादा बताना चाहता, इसलिए भारतीय सशस्त्र बलों को एकजुट करने के लिए, कमांड कंट्रोल सही करने के लिए, जिससे कि हम किसी भी लड़ाई को, अपने दृढ़ लड़ाई को हम जीत सकें। तो दोस्तों, इसलिए सीडीएस बनाया गया था। तो सीडीएस का फुल फॉर्म भी आप लोग याद करना, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। ठीक है, तो ये भी आपसे आ सकता है, तो इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 में अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला वाली? कौन सा द्वितीय, यानी दूसरी महिला? दोस्तों, क्वेश्चन समझना है, कहीं आप पहली महिला को मार दो, तो द्वितीय महिला जो है उसका ऑप्शन है सुनीता विलियम्स, निकी मुकाई, श्रीषा बंदला, गिरिशा हुंडला। एक्चुअल में जो भी अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं ना, उनका एक पद होता है एरोनॉटिक इंजीनियर। तो एरोनॉटिक इंजीनियर जो होता है वही, उनको पढ़ाई एक अलग तरह से होता है, एरोनॉटिक इंजीनियर होते हैं वही अंतरिक्ष यात्रा के लिए जाते हैं। दोस्तों,
तो सुनते पहला सुनीता विलियम्स, निक्की मुकाई और शीर्षा बंद्रा। तो इनका करेक्ट आंसर है शीर्षा बंद्रा, जो कि भारतीय मूल की द्वितीय थी, भारतीय मूल की द्वितीय और अमेरिकी भारतीय तृतीय थी। तो दोस्तों याद रखना, अमेरिकी भारतीय मूल की तृतीय थी और भारतीय मूल की द्वितीय, इन दोनों डिफरेंट आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, डी वाई मेंडलीफ को श्रेय दिया जाता है। डी वाई मेंडलीफ जो थे एक वैज्ञानिक थे और शास्त्र के वैज्ञानिक थे। उन्होंने जो श्रेय दिया था उसका ऑप्शन नंबर इस प्रकार है, इसमें से आपको चुनना है। तो सबसे है विद्युत ऋणात्मकता श्रेणी, परमाणु आयतन आलेख, तत्वों की आवर्त सारणी, रेडियोधर्मी श्रेणी। सबसे पहली बार डी वाई मेंडलीफ जो वैज्ञानिक थे, ये रूस के रहने वाले थे और एक रसायनज्ञ थे। इन्होंने 1869 ईस्वी में तत्वों की आवर्त सारणी की स्थापना किया। दोस्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तत्वों की आवर्त सारणी। क्वेश्चन नंबर 5, पारख जो हाल ही में खबरों में रहा, किस क्षेत्र से जुड़ा यह पोर्टल है। दोस्त जो पारख है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एक पोर्टल बनाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों के बौद्धिक विकास, उसके शैक्षिक प्रदर्शन, कौशल, व्यक्तिगत विकास और इन सब चीज का आकलन करना, इसका मेन काम था। जो पोर्टल बना था, ये बच्चों के या छात्र के सीखने का जो उसका जज्बा है या उसका जो इंटरेस्ट है या उसका बौद्धिक विकास हो रहा है या कौशल का विकास कर रहा है या किसी भी तरह उसमें कुछ इंप्रूवमेंट आ रहा है, तो उसको आकलन करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा एक पोर्टल बनाया गया था, जिससे ऑप्शन इसके 4 हैं। पहले निवेश सलाह, नो, रक्षा अधिग्रहण नहीं, छात्र के सीखने का पोर्टल है ऑप्शन नंबर 3, सीमा शुल्क का कोई मतलब नहीं है। तो जो पारख जो है एज ए पोर्टल है, जो कि शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बनाया था। ठीक है दोस्तों, बच्चों के आकलन के लिए, छात्रों के। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ। ऑप्शन आपके पास 1845, 1914, 1714, 1945। तो सबसे पहली बात हमें ये पता होना चाहिए, प्रथम विश्व स्टार्ट हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, अभी तृतीय हुआ नहीं है, बट उसका भी चांस है कि हो सकता है। दोस्तों होगा नहीं, क्योंकि आजकल जो है गुथंग लड़ाई नहीं है, आजकल सब रेडियोलॉजी लड़ाई है दोस्तों। तो सबसे पहली बात हमें प्रथम विश्व युद्ध का रीजन जानना चाहिए कि आखिर ऐसा हुआ क्या। तो प्रथम विश्व युद्ध का जो मेन कारण था, एक्चुअल में ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार आर्कड्यूक फ्रांस की 28 जुलाई 1914 को हत्या कर दी गई। जब ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हो गई, तो दोस्त जो अपना विश्व में जितने भी देश थे 2 पार्ट में बट गए। खासकर जो 2 पार्ट में है, एक में जर्मनी था, हंगरी था, ऑस्ट्रिया और तुर्क साम्राज्य, दूसरी तरफ था फ्रांस, ब्रिटिश साम्राज्य और रूस। ये सब मिलकर 2 पार्ट में लड़ गए। तो ये युद्ध जो है 1914 से स्टार्ट हुआ और 1918 में समाप्त हुआ। तो ये भी पीरियड आपसे पूछ सकता है कि कब से कब तक चला। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7, एक विद्युत जनित्र बदलता है, यानी ये ऐसा क्या है जो कि विद्युत में बदलता है, क्या चीज से। तो पहला ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, यानी जो करंट है वो बैटरी, जिससे हम लोग बैटरी जानते हैं, रासायनिक ऊर्जा होता है, केमिकल हो जाता है। ओके, दूसरा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जैसे हम लोग बैटरी हम इस्तेमाल करते हैं तो रासायनिक ऊर्जा होता है, जिससे हम लाइट उड़ जलाते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, जैसे कि विद्युत से हम बहुत सारे धुएं निकाल सकते हैं और लाइट भी निकाल सकते हैं, तो उसको क्या है, यांत्रिक ऊर्जा में हम बदल सकते हैं विद्युत ऊर्जा को। या एक है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 4 दैट इज करेक्ट आंसर। दोस्तों रासायनिक ऊर्जा समझ गए, बैटरी से सेल हो गया, और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा आराम से बदल सकते हैं, और उसका आपको ऊर्जा के बारे में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं स्पेशल क्लास लूंगा,
तो सारे ऊर्जा के बारे में बताऊंगा, जो बहुत संक्षिप्त रहेगा और आप आराम से पकड़ सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8, चुंबकत्व पर आधारित एक चिकित्सा तकनीक है। चुंबकत्व यानी मैग्नेटिक सिस्टम एक इंस्ट्रूमेंट है, या उसको बदल सकते हैं, जिससे क्या है मैग्नेटिक सिस्टम से आपके शरीर के अंदर क्या फॉल्ट है उसका इमेज बनाता है, एक इमेज बनाता है, जिसके द्वारा क्या है कि हम आराम से उसको पता कर सकते हैं कि इसमें कौन सी बीमारी है, इसमें या शरीर का कौन सा हिस्सा डैमेज है। तो चुंबकत्व द्वारा, तो इस बात को नोटिस करना है कि चुंबकत्व द्वारा आधारित एक चिकित्सा मतलब डॉक्टर का एक टेक्निक है पकड़ने का कि इसमें क्या फॉल्ट है। तो दोस्तों पहला है आई, चौथा है एक FRI। दोस्तों साहब बहुत जल्दी से जब इंटरनल कोई बॉडी का पार्ट होता है तो हम लोग देख नहीं पाते हैं कि अंदर क्या है, लेकिन डॉक्टर उसको पकड़ता है तो MRI द्वारा उसको नोटिस करता है, उसका इलाज ट्रीटमेंट करता है। तो वैसे MRI का फुल फॉर्म भी आ सकता है, इसलिए ये भी जानना आपको बहुत जरूरी है। MRI का फुल फॉर्म जो है बहुत ही इसका होता है, M से होता है मैग्नेटिक, R से होता है रेसोनेंस और I से होता है इमेजिंग। मैग्नेटिक रेसोनेंस इमेजिंग, तो इसका फुल फॉर्म में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। क्लियर? इसका तो इसका चुंबकत्व पर आधारित एक चिकित्सा है MRI, दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अब एक है तारापुर केंद्र है, तारापुर केंद्र है, तारापुर का नाम जो है सबसे पहले महाराष्ट्र पहुंच जाता है। महाराष्ट्र इंडिया में ही है, हम लोग जानते हैं। हाँ, एक तारापुर स्टेशन है, वो किसी का स्टेशन है या सेंटर किसी का है, उसका ऑप्शन नंबर ए रहा। पहला है तापीय ऊर्जा, दूसरा है परमाणु ऊर्जा और तीसरा है पवन ऊर्जा और चौथा है सौर ऊर्जा। दोस्तों तारापुर जो एक्चुअल में है ना, उतना तापीय ऊर्जा है ना पवन ऊर्जा है ना सौर ऊर्जा, उसका वो है ऑप्शन नंबर 2 परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा से हम लोग बिजली पैदा करते हैं, बिजली भी पैदा होता है, और यह 1969 यानी 1969 से काम कर रहा है। तो हम शॉर्ट जानिए, तारापुर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। तो वो किसके लिए काम करता है? परमाणु ऊर्जा के लिए काम करता है, और यहाँ से बिजली उत्पन्न होता है। 1969 से लगातार काम हो रहा है। ओके, इसका ऑप्शन नंबर 2 दैट इज करेक्ट आंसर। अब आते हैं 10वां नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? राष्ट्रीय मानवाधिकार का मतलब है एक मानव जो जन्म लेता है उसके क्या क्या अधिकार होते हैं। तो हम लोग ऑलरेडी इसका संविधान के में दिया हुआ है कि मानवाधिकार क्या क्या होते हैं। पहले 7 थे तो उसमें एक हट गए और 6 बचे हैं, तो डिटेल से आप पढ़ लेना संविधान में, मैं बता भी सकता हूँ, बट अभी क्या है सिर्फ अधिकार संक्षिप्त भाषा है मानवाधिकार। मैं एक मानव के जन्म लिया है तो अब उसको जीने के लिए क्या क्या अधिकार चाहिए? बस स्वतंत्रता का चाहिए, धर्म का चाहिए, समानता का चाहिए, शिक्षा का चाहिए, चिकित्सा का चाहिए, है ना। एक पहले संपत्ति का अधिकार भी था, वो भी हट चुका है, राइट। तो ये जो अधिकार हैं हमें जीने के लिए, हम कहीं भी सभा कर सकते हैं, ये सब मानव अधिकार के अंतर्गत आता है। या आप अपनी बात को कहीं भी रखने के लिए आप स्वतंत्र हैं। तो सो दैट इसका राष्ट्रीय मानव अधिकार का आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो अपना देश है भारत, इसमें जो है मानव अधिकार का गठन किया था आयोग का, तो 1969 सॉरी 1990, 1991, 1992, 1993। तो इसका जो है करेक्ट आंसर है 1993। तो मानवाधिकार मतलब एक मानव जीवन के अधिकार दी जाएगी, जो अभी मैंने शॉर्ट में आपको बताया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? सबसे पहली बात हमें भौतिक पूंजी के बारे में पता होना चाहिए। भौतिक पूंजी होता क्या है दोस्त? भौतिक पूंजी जो होता है एक तरह का मूर्त होता है, जिसको हम देख सकते हैं, उसका इस्तेमाल लंबे समय तक कर सकते हैं। तो भौतिक पूंजी का हमें अर्थ समझ में आ गया। तो अर्थ से हमें मालूम चलता है कि ऑप्शन जो भी दिया है इसमें आप पकड़ सकते हैं, यंत्र और मशीनें हैं, इसको आप देख सकते हैं मूर्त की तरह है, भवन भी है, कच्चा माल भी है। ऑप्शन नंबर 4 है शिक्षा और प्रशिक्षण। आप कितना पढ़े लिखे हैं, क्या ट्रेनिंग आपका है, ये आपको देख सकते हैं, ये आपका कार्य बता सकता है। सो दैट इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। 12, राजनीतिक दल का आवश्यक है। राजनीतिक दल आवश्यक क्यों है? सबसे बात राजनीतिक दल होता क्या है? राजनीतिक दल बहुत सारे अपने जो भारत देश है दल बदल नेता यहाँ होते हैं कि आज इस दल में कल उस दल में, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है लोकतंत्र में उतना विकास नहीं हो पाता है। लोग अपने स्वार्थ में एक दूसरे दल से दूसरे दल में बदल जाते हैं, वही अपने पदों की या कुर्सी की या अधिकार की पाने के लिए। सो दैट राजनीतिक दल जो है ये बता आवश्यक क्यों है, राजनीति कहाँ पर आवश्यक है?
राजतंत्र में है कि लोकतंत्र में है कि कुली तंत्र में है कि अधिनायक तंत्र में। तो चलो दोस्त, राजतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, कुली तंत्र क्या होता है, अधिनायक तंत्र होता है, इसके बारे में आपको जानकारी लेना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, राजतंत्र राजा का तंत्र होता है जहाँ राजा का शासन होता है, लोकतंत्र जहाँ जनता का होता है, कुली तंत्र जहाँ कुल घटना चला रहा है वही होता है, अधिनायक में किसी को बता दिया भैया तुम राजा हो, वो कुल तंत्र होता है। तो इसमें क्या है कि राजतंत्र में भी आपको आपके हित के बारे में, आपके विश्वास के बारे में या आपकी समस्या के बारे में कोई समाधान करने की जरूरत नहीं है, जो राजा बोलेगा वही होगा। लेकिन जो लोकतंत्र है इसमें क्या होता है, एक जनता के द्वारा एक प्रतिनिधि चुना जाता है और वह आगे जाके सरकार में अपने गांव घर समस्या क्षेत्र का समस्या वहां पे बताता है, जिससे लोगों का विश्वास वहां पे जीत पाता है। इसलिए राजनीतिक में जो आवश्यक है ये लोकतंत्र में आवश्यक है, पूरी तंत्र में राजतंत्र में है ही नहीं, अधिनायक तंत्र में, क्योंकि यहाँ पे इसको कोई जरूरत नहीं है, क्या कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में क्या है, जनता की बात सुनी जाती है, समझा जाता है, उसको विश्वास को बरकरार रखने के लिए नेता अपना दल बनाते हैं और आगे बात को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, तो ये बहुत जरूरी है। इसका करेक्ट आंसर हो गया लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर 2। अब आगे क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13, कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को कहते हैं। कर्नाटक जो है कहाँ पे स्थित है, साउथ में। आप जैसे इंडिया के जो मैप देखते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो आप सबसे पहले माइंड सेट करना कि कर्नाटक है कहाँ पर, और हमारा जो मौसम आता है इंडिया में वो कहाँ से स्टार्ट होता है। हम तकरीबन केरला में सबसे पहले दस्तक देता है, तो कर्नाटक भी उसी के बगल में है। सो दैट उसमें क्या होता है जो बता रहा है, कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को कहते हैं, क्या कहते हैं, आम्र वर्षा कहते हैं, चाय वर्षा कहते हैं, मावट कहते हैं या काल वैसाख कहते हैं। तो सबसे ग्रीष्म ऋतु कब से स्टार्ट होता है, मार्च से जून के बीच में ग्रीष्म ऋतु होता है, इसी टाइम पे कर्नाटक में वर्षा होता है। तो लेकिन क्या होता है कि आम, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, आम्र वर्षा, क्योंकि इसमें कहता है आम जो है मंजूरा देता है, मंजूरा तो फूल देता है, जिससे कि आम का फल लगता है उसमें। तो उसी टाइम पे यहाँ पे कर्नाटक में वर्षा होने लगता है दोस्त, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आम वर्षा। दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 14 जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। सही दोस्त, सबसे पहले संधि के बारे में बता दीजिए। तो विच्छेद, संधि में जोड़ना और विच्छेद में तोड़ना। तो आप किसी भी शब्द को तोड़ते हो तो उसको आप इस तरह तोड़ो कि उसका मूल अर्थ प्लस उसका जो आई है वो है, इसको इसमें बारीकी से ध्यान दिया जाता है। उसको आपको हिंदी का जो व्याकरण है उसमें थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। संधि और विच्छेद, संधि में जोड़ना, विच्छेद में तोड़ना, तो इस तरह उसका अर्थ जो है एक उसमें मिल जाए। तो सबसे पहले है जित प्लस इंद्रिया, जीते प्लस इंद्रिया, जी प्लस इंद्रिया, चिन प्लस इंद्रिया। तो इसको गौर देखें, संधि विच्छेद के अनुसार जो नियम उसका है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, जीत प्लस इंद्रिया। क्वेश्चन नंबर 15 1917 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई। जूट मिल 1917 में, जब बोल्शेविक क्रांति रूस क्रांति हुई थी 1917 में, तब की बात है। उसमें देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी, अहमदाबाद, मुंबई, कलकत्ता, ग्वालियर। इसका है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, कलकत्ता, क्योंकि पश्चिम बंगाल में पड़ता है कलकत्ता। करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 बादल और कोहरा। बादल और कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है। कोलाइडी निकाय मतलब जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से मिला हुआ है, लेकिन वो भी एक समय पे वो भी पानी के छोटे छोटे रूपों में, उसको बोलते हैं कोलाइडी। तो बादल और कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है। ठोस गैस से परिक्षिप्त है, मतलब ठोस से गैस बना है, या गैस से परिक्षिप्त है, या द्रव गैस में परिक्षिप्त है, या ठोस तरल में परिक्षिप्त है, मतलब परिक्षिप्त मतलब मिला हुआ है। दोस्त उसमें क्या होता है, ऑप्शन नंबर 2 गैस में परिक्षिप्त है। दैट इज करेक्ट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 17 लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था। सब पहले दोस्त लेनिन था कौन, व्लादिमीर लेनिन जो था सोवियत संघ का एक बहुत बड़ा उत्तराधिकारी था। तो उसकी जो मृत्यु है 1924 में हो गई। तो उनकी मृत्यु के बाद सोवियत संघ में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था, जिससे निम्न नाम है एल्त्सिन, कार्ल मार्क्स, स्टालिन, गोर्बाचेव। दोस्तों स्टालिन जब व्लादिमीर लेनिन का निधन हुआ उसके बाद सबसे उसमें मजबूत व्यक्ति था और सबसे स्ट्रांग था, सबसे शक्तिशाली था वो स्टालिन, इसलिए उसका उत्तराधिकारी था स्टालिन। ऑप्शन नंबर 3 दैट इज करेक्ट आंसर।
अब आता है क्वेश्चन नंबर 18, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 जून, 22 दिसंबर। सबसे पहले हम जानते हैं बिहार एक राज्य है जो भारत में स्थित है। दोस्तों बिहार का जो स्थापना हुआ था 22 मार्च 1912 को, ब्रिटिश साम्राज्य के टाइम का बांटा हुआ राज्य है, तो इसलिए हम लोग इसका करेक्ट आंसर हुआ 22 मार्च। अब 22 अप्रैल लिखा था, ये पृथ्वी दिवस है, ठीक है दोस्त, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आया क्वेश्चन नंबर 19, संत कबीर का बचपन के दिनों में पालन पोषण कहाँ हुआ था? सबसे संत कबीर जो थे, एक अप्रोक्स 15वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। यह एक रहस्यवादी कवि थे, संत समाज सुधारक थे, और उनका जो है लालन पोषण एक्चुअल में कहा जाए मुस्लिम परिवार ने किया था। और वैसे भी एक स्पष्ट नहीं कर सकते, लेकिन बुनकर समुदाय में उनका बुनकर समुदाय में ताल्लुकात रखते थे। तो इनका यही पूछा है सर क्वेश्चन कि संत कबीर का बचपन के दिनों में पालन पोषण कहाँ हुआ था? तो दोस्तों वाराणसी, इलाहाबाद, हरिद्वार और अयोध्या। इसका दैट इज करेक्ट आंसर वाराणसी। आपको मैंने बता दिया संत कबीर के शॉर्ट में कि 15वीं शताब्दी के टाइम पे एक उभरे हुए कवि थे, एक रहस्यवादी कवि थे, और संत समाज सुधारक थे, और एक इनका लालन पोषण जो है एक मुस्लिम परिवार में हुआ था, और एक बुनकर समुदाय से ताल्लुकात रखते थे। ये भी आपको याद रखना, बुनकर समुदाय से, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 20, आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? आनुवंशिकी का जेनेटिक्स का जनक क्या होता है? एक व्यक्ति से दूसरे जीव में जो भिन्नता या समानता है उससे मालूम चलता है आनुवंशिकी के बारे में। तो ये पूछा कि आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है, यानी खोज किसने किया था? आनुवंशिकी है क्या, कैसे मालूम चलता है कि हम उसके पिता है, उसका बेटा है? तो हमारा एक जेनेटिक्स डीएनए आरएनए होता है, उससे जांच होता है डीएनए, उसी सब मालूम चलता है कि हम उसके बेटा है कि नहीं है। बहुत सारे ऐसे केस आपने देखा भी होगा कि और न्यूज में, समाचार में, मीडिया में आते रहता है। तो आनुवंशिकी खोज हुआ तो उसके कारण सब पता चलता है। तो सबसे पहली बात, आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो बताना है फ्रिट्ज F.E. मेंडल G.J. मेहता K.C. चौथा है साहनी V. तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मेंडल J.J. आनुवंशिकी क्या है सबसे पहले उसके बारे में जानकारी मैंने बता दिया शॉर्ट में, तो इसको भी आप लोग नोट करना कि आनुवंशिकी होता क्या है। तो आज का दोस्तों मेरा बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कंप्लीट हुआ। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब प्लस लाइक जरूर कीजिएगा, और हमें अगर कुछ कमियां रह जाती है दोस्त, हमें प्लीज आप मैसेज के थ्रू बता सकते हैं, उसको रेक्टिफाई करेंगे। और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम अच्छे से आपको पढ़ाएं और एक्सप्लेन करें, जिससे कि आपके माइंड में डीपली से आप उसको सीख सके, जो कभी भी आप भूल नहीं सकते हैं। दोस्तों मेरा क्लास का उद्देश्य है कि आपको कॉन्सेप्ट अब क्लियर होना चाहिए कि है क्या चीज, इसलिए मेरा ज्यादा फोकस बेसिक पे रहता है और शब्द के अर्थ पे रहता है, जिससे कि अगर आप अर्थ समझ रहे हैं, उसका कहने का मकसद समझ रहे हैं, तो आप उसका आंसर भी दे सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले उसको समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों मेरा आज बिहार पुलिस सेट 3 यहाँ पे मेरा समाप्त होता है। कल फिर मिलता है दोस्तों। जय हिंद।